Today we'll discuss about the structure of the ovary and ovum. Last time we already discussed the structure of the female reproductive system और उसके बाद ओवरी जो होती है that is the basic part of the female reproductive system. तो आज हमें जो बात करनी है that is regarding anatomy or the structure of the ovary. As we already discussed that ovary and testes, both of the structures are being formed in abdominal cavity, in the lumbar region. Lumbar region में ही ovary और testis दोनों का निर्माण होता है. For activity of the testis, relatively lower temperature is required. टेस्टिस की सक्रियता के लिए अपेक्षाकृत कम तापमान चाहिए होता है. इसलिए टेस्टिस जो होती हैं वो मेल ह्यूमन बींग्स में, मनुष्यों में एक थैली में बाहर निकाल दी जाती है शरीर से, जिसको स्क्रोटल सैक कहते हैं, वृषणकोष कहते हैं. उसी में टेस्टिस रहती हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का तापक्रम बाकी शरीर के तापक्रम से कम रहता है. Temperature of the scrotal sac is relatively less than that of the rest of the body. For spermatogenesis, the temperature is required between 33 to 34 degrees centigrade, whereas the temperature of the abdomen is relatively high. तो इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटल सैक में रखी जाती है. जबकि ओवरीज जो होती हैं, इनके एक्टिविटी के लिए वही टेम्परेचर चाहिए जो बॉडी का टेम्परेचर होता है. For activity of the ovaries, the same temperature is required, which is the temperature of the body, that is 37-38 degrees centigrade. That is why ovaries are retained in the abdominal cavity, as we already discussed in the female reproductive system, but testes are being descended out in the scrotal sac. अब ओवरी में हम लोग बात कर चुके हैं कि ओवरी होती है, उसके पीछे पूरा फिब्रिएटेड फनल्स होती हैं, स्टमक होता है, फैलोपियन ट्यूब होती है, उसके पीछे जो है वो यूट्रस होता है, यूट्रस के बाद वेजिना होती है. पूरा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. बट उस जो डिस्कशन किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हम लोगों ने ओवरी को डिस्कस नहीं किया था, जिसका डिटेल हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी and also the structure of the ovum. When we talk about the structure of the ovary, ovaries are initially formed in lumbar region of the abdominal cavity. Ovaries का जो निर्माण होता है ये lumbar region में होता है. जो हमारे abdomen का region है, उधर गुहा का भाग है, उसमें उसका निर्माण होता है और वहीं पर ये vertebral column के पास dorsal pouch में लगी रहती हैं. The part from where the area where these ovaries are formed attached is called as mesovelum. जहाँ से ओवरी जुड़ी होती है उसे मेसोवेलियम कहा जाता है. All the internal organs of the body, or especially the internal organ present in the abdominal cavity, are surrounded with thin membranous mesodermal layer, and that is called as peritoneum. बॉडी के जितने भी अंतरांग होते हैं वो हमेशा एक पतली झिल्ली से ढके रहते हैं, जो कि मेसोडर्म की बनी हुई होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम. तो ओवरी के सबसे बाहर के हिस्से में भी वही पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है, and that is the peritoneum. Just below the peritoneum, the other layer of the cells is present, and this is called as germinal epithelium. The second layer just below the peritoneum is germinal epithelium. Germinal epithelium is the active part, the functional part of the ovary, which is present just below the peritoneum. Germinal epithelium is hyperactive in embryonic stages. Embryonic stage में भ्रूणी अवस्था में germinal epithelium अत्यंत सक्रिय होती है और वो बहुत बड़ी संख्या में 70 से 80 लाख की संख्या में छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो कि प्राइमोर्डियल सेल्स कहलाते हैं. भ्रूण के विकास के दौरान ही ये जो कोशिकाएं बनी हैं ये डिजेनरेट होती है कि नष्ट होती रहती है. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो दीज सेल्स आर बीन ग्रेजुअली डिजेनरेटेड, एंड एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जिसमें बच्चा पैदा होता है, उस समय इन सेल्स का नंबर डिक्रीज करके रह जाता है 70 से 80 हज़ार. तो 70 से 80 हज़ार के आसपास ये नंबर बचता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द एम्ब्रियो, जिसमें बच्चा पैदा हुआ, जिसमें चाइल्ड बर्थ होती है. उस समय तक जो लाखों की संख्या में प्राइमोर्डियल सेल्स थी ये वाली, इनकी संख्या घट करके अब आ जाती है हजारों में, और ये लगभग 60-70 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक होती है. अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे के पैदा होने से उसकी यौवनावस्था आने तक, from childbirth up to the puberty, these cells keep on degenerating. ये कोशिकाएं लगातार घटती रहती हैं, विभाजित नष्ट होती रहती हैं, and that's why just at the time of puberty, जब यौवनावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस समय इन कोशिकाओं की संख्या घट करके 300 से 400 रह जाती है. At the time of puberty,
the number of cells, which was actually 60 to 80,000 at the time of the birth, are decreased now, and it is now about 300 to 400. Now, अब यही कोशिकाएं रेस्ट ऑफ द टाइम में, रेस्ट ऑफ द फेज में, जो रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी कि जब जिस समय ओवा मैचुरेशन की प्रोसेस हुई, जिस समय यौवनावस्था आई, उस समय से लेके जब तक जो जनरल सक्रियता बनी रहती है अप टू द एज ऑफ 50-55, उस समय तक ये कोशिकाएं धीमे धीमे लगातार नष्ट होती जाती हैं, और लगातार इन्हीं कोशिकाओं में से एक एक कोशिका जो है वो आगे का चक्र चलाती जाती है। वन ऑफ द सेल्स इज एक्टिवेटेड, और वो सेल एक्टिवेट करके अनइक्वली डिवाइड करता है, फॉर्मिंग टू अनइक्वल सेल्स. वन ऑफ द सेल इज रिलेटिवली लार्जर एंड अदर सेल इज रिलेटिवली स्मॉलर, एंड दिस स्मॉलर सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग, और ये डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाएं बना के इसके चारों तरफ, इस वाली सेल के चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाओं का कवर बना लेता है, एक जैकेट जैसा बना लेता है. एंड दिस सेल कीप्स ऑन डिवाइडिंग रैपिडली. ये कोशिका बहुत तेजी से लगातार विभाजित होती रहती है, और विभाजित होकर के कोशिकाओं का एक समूह बनाती है, फॉर्म्स अ क्लस्टर ऑफ द सेल्स. When a very large number of the cells has been formed, then these cells are being split into two layers. The outer peripheral layer, which is called as theca externa, the inner layer is called as theca interna. जब इस कोशिका में विभाजन हुआ, इस कोशिका में विभाजन के पश्चात दो असमान आकार की कोशिकाएं बनी. एक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी थी और एक छोटी थी. छोटी वाली कोशिका बहुत तेजी से विभाजित करती है, और विभाजित करके इस बड़ी वाली कोशिकाओं के चारों तरफ एक कोशिकाओं का समूह बना लेती है, और ये कोशिकाओं का समूह जो बनता है, इन्हें कहा जाता है फॉलिकुलर सेल्स. ये फॉलिकुलर सेल जब बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाती है, तो ये कोशिकाओं के बीच में एक गैप आ जाता है, स्प्लिट आ जाता है, और उस स्प्लिट की वजह से क्या होता है, बीच की जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एंट्रम. इस स्पेस को एंट्रम कहते हैं, और इस स्पेस में बीच के स्थान में एक तरल पदार्थ भरा होता है, और वो तरल पदार्थ जो होता है वो एंट्रल फ्लूइड होता है, और जो कि एक्चुअली प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, और जो बाहरी जो कोशिकाओं का समूह रह जाता है उसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना. और अंदर की जो कोशिकाएं इस ओसाइट सेल, मदर सेल के चारों तरफ जो मौजूद है, इसको हम कहते हैं थीका इंटरना. ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना जो है, ये जो स्टेज है, जब ये अब लगभग तैयार स्टेज हो चुकी है, अब इसमें मियोटिक डिवीजन होता है. पहला मियोटिक डिवीजन इस बीच वाली कोशिका में होता है. इस कोशिका में पहला मियोटिक डिवीजन होने के बाद दो कोशिकाएं बनती हैं. वन ऑफ द सेल इज रिलेटिवली वेरी लार्ज एंड अदर इज वेरी स्मॉल. The other small cell is called as polar body, and the main large cell is called as secondary oocyte. Here we can see this thing. यहाँ पर एक सेल बहुत बड़ा बना है और एक छोटा सेल बना है. ये इसी का मैग्नीफाइड व्यू है. तो ये सेल जो बड़ा है, ये तो सेकेंडरी oocyte कहलाता है, और ये पहली पोलर बॉडी में, क्योंकि मेयोसिस का डिवीजन हमेशा दो चरणों में पूरा होता है, दो स्टेप में पूरा होता है, इसीलिए उसमें पहला स्टेप जब पूरा हुआ तो दो सेल्स बने, एक बड़ा और एक छोटा. बड़ा वाला ये है सेकेंडरी oocyte, और छोटा वाला ये फर्स्ट पोलर बॉडी. During first meiotic division, because every meiotic division is being completed in two steps. So during first meiotic division, two unequal cells are being formed. One of the cells is relatively larger, other is relatively smaller. This small cell is called as polar body, and this is the secondary oocyte. At this stage, when the secondary oocyte is being formed, this structure projects out on the surface of the ovary like a blister, like a follicle. ये जिस समय पहला मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, इसके बाद की जो अवस्था होती है, ये ओवरी की सतह पर एक फफोले के रूप में निकल आती है, ब्लिस्टर के फॉर्म में निकल आती है, फॉलिकल के फॉर्म में निकल आती है. क्योंकि इसको ग्राफ में देखा था, इसलिए इसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल. तो मैच्योर फॉलिकल जो होती है, ये ओवरी की सतह पर ब्लिस्टर के फॉर्म में निकल आती है. नाउ दिस ब्लिस्टर रप्चर्स, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर जो पेरिटोनियम की लेयर है वो पतली झिल्ली के रूप में है, और उसके पीछे जर्मिनल बैक्टीरियम भी यही पतली सी होती है. ये जब मैच्योर हो गया तो दिस मैच्योर ओवा इज बीइंग रिलीज्ड हियर इन दिस स्पेस, और ये मैच्योर ओवा जब रिलीज बाहर होता है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब ये ओवा जो रिलीज हुआ, इसके पीछे का हिस्सा जो रह गया वो फॉलिकुलर सेल्स बचे. एट द टाइम व्हेन द ओवा इज रिलीज्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन, एंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फ्यू ब्लड कैपिलरीज आर बीइंग रप्चर्ड. जिसमें ओव्यूलेशन होता है, कुछ पतली रक्त वाहिनियां जो है टूट जाती हैं, and small quantity of the blood is being released, and that blood is being accumulated here in this space. This space now it is filled with the fresh blood,
and it is called as carpus hemorrhagicum. So the mass of the follicular cells in which the ova was present, ova is being released, and the rest of the space is being filled with the fresh blood, and it is called, this stage, now this structure is called as carpus hemorrhagicum. After a few minutes, the blood has been coagulated, and after coagulation, yellow fluid filled like a structure has been formed, and this is called as carpus luteum. जिस समय ओवा ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हुई, उस समय जो रचना बनी उसमें कुछ रक्त निवाहिकाओं का रक्त आ जाने के कारण उसमें रक्त भरा हुआ था और उसको कहा गया था कार्पस हेमरेजिकम। और थोड़ी देर के अंदर वो ब्लड जम गया, जब जम गया तो वो के फॉर्म में जब आ गया तो वहाँ थोड़ा सा पीले रंग का सीरम जैसा मटेरियल होता है, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम। दिस कार्पस ल्यूटियम एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरह से ओवरी में क्या हुआ, पहले ये फॉलिकुलर सेल जो थे ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह से काम कर रहे थे, और इनके कारण हार्मोन जो निकल रहा था वो निकल रहा था ओस्ट्रोजन, and that estrogen hormone was responsible for maintenance of the feminine character, and also it was capable of regulating the process of development of ova. After release of the ova, the same structure has been now converted in the form of other type of endocrine gland, and this is called as carpus luteum. And this carpus luteum releases progesterone. अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो उस केस में ये कार्पस ल्यूटियम एक्टिव बना रहेगा और इट विल कीप ऑन सीक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरोन, और दैट प्रोजेस्टेरोन विल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. बट इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी, देन दिस स्ट्रक्चर विल ग्रेजुअली डीजनरेट, एंड आफ्टर डीजनरेशन इट फॉर्म्स कार्पस albicans and then carpus fibrosum, and then it finally degenerated. So formation of ova from primordial cells takes place about 14 days. And then after ovulation, the structure which is being formed is called as carpus luteum. And this carpus luteum is gradually degenerated, and the complete degeneration process and onset of the menstrual cycle is again takes place about 14 days. यानी कि ओवा बनने तक का समय 14 दिन का, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद कार्पस ल्यूटियम बनने से लेकर के उसके पूर्णतः नष्ट होने तक का जो समय होता है ये भी लगभग 14 दिन का होता है. तो these primordial cells after division forms follicular cells, and in between the follicular cells the ova is being formed, where the first meiotic division takes place. After first meiotic division, the secondary oocyte is being formed, and this secondary oocyte is being released from the ovary. This process is called as ovulation, and after release of the ova, the structure is being formed, which is called as, initially it is called as carpus hemorrhagicum, then it is called as carpus luteum, that is carpus albicans, and finally it is degenerated and called as carpus fibrosum. Again, after 28 days, the process starts from this place. So the duration of the menstrual cycle is of about 28 days. एक मासिक चक्र में प्राथमिक कोशिकाओं से ओवा बनना, और ओवा बनने के बाद जब ओव्यूलेशन हो गया तो उसके पश्चात, यानी जिसे कहते हैं कि जो ओवा रिलीज हो गया ओवरी से, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम बना, और उस कार्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होकर के अगली बार जब तक ओवा बनना नहीं शुरू होता उस पीरियड में भी 14 दिन लगते हैं. तो 14 दिन का समय यहाँ से यहाँ तक का लगता है, 14 दिन का यहाँ लगता है, टोटल टाइम टेक्स प्लेस अबाउट 28 डेज. तो टोटल समय लगता है वो लगभग 28 दिन का होता है, जिससे एक मासिक चक्र कहा जाता है, एक menstrual cycle कहा. Now, if we see the structure of the mature ovum, then what we find that each mature ovum is a large structure with a small polar body surrounded with a fine membrane, and this membrane is called as perivitelline membrane. In between ovum and the perivitelline membrane there is a fluid which is called as perivitelline fluid, which acts as a lubricating material, helps in orientation of the ovum. Then around the perivitelline membrane there is a thick gelatinous layer which is called as zona pellucida, and this layer is being secreted by the cells which are present around the ovum and is called as zona radiata or corona radiata. So these corona radiata secretes zona pellucida, and this zona pellucida is a protective covering around the ovum. जो परिपक्व अंडकोशिका होती है, इसमें अंदर की तरफ एक बड़ी कोशिका है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte. अभी इसमें
आखिरी मियोटिक डिवीजन होना बाकी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होना बाकी है। इसके साथ में इसकी पेरिफेरी पे, इसके परिधि पर लगा होता है पहली जो मियोटिक डिवीजन है उससे बड़ी हुई पोलर बॉडी लगी होती है। इसको एक झिल्ली से कवर किया गया होता है जिसे हम कहते हैं पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन और अंड कोशिका के बीच में एक द्रव भरा होता है जो कि तरल पदार्थ होता है, चिकना पदार्थ होता है, जो अंडे को उसमें फ्री रोटेट करने देता है, फ्री रोटेशन में हेल्प करता है, ओरिएंटेशन में उसकी दिशा निर्धारित करने में मदद करता है और साथ ही साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। उसके बाहर पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक जिलेटिनस लेयर होती है, एक जिलेटिनस परत होती है जिसका सेक्रीशन जो है वो कोरोना रेडिएटा के कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि बाहर की परिधि की कोशिकाएं थी। और ये कोशिकाएं जो होती हैं ये इसको सुरक्षात्मक आवरण तो देती ही हैं, साथ में ये इस जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ना जब स्पर्म को पेनिट्रेट करना होता है, स्पर्म को खाली डायरेक्टली ओवम तक नहीं पहुंच पाता, स्पर्म कोरोना रेडिएटा की सेल्स को पेनिट्रेट करके, फिर ज़ोना पेल्सिडा को पेनिट्रेट करके, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके तब ओवम तक पहुंचता है। और जैसे ही ओवम में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, इसी समय इसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है। जस्ट when the process of fertilization is initiated, when the sperm contact is there, at that very moment the second meiotic division is completed, forming two cells. One is a relatively larger, which is the actual ovum, and other is just relatively small, which is the second polar body. So initially this was the first polar body, and after division, after second meiotic division, one more polar body is being formed. And after that, this structure is called as female pronucleus, which will fertilize with the male pronucleus, resulting in the formation of the zygote. ये जो कोशिका जब जैसे ही स्पर्म ओवम के संपर्क में आता है उसी समय उसका दूसरा विभाजन पूरा होता है, और जैसे ही वो दूसरा विभाजन पूरा होता है उसके बाद एक और पोलर बॉडी बन जाती है, और जो बची हुई कोशिका जो बड़ी कोशिका बचती है ये मुख्य ओवम है जिसमें कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है या फीमेल न्यूक्लियस होता है, ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का है, और इसी से आकर के मेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। जब स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो कोरोना रेडिएटा को पंक्चर करेगा, ज़ोना पेल्सिडा को पंक्चर करेगा, विटलाइन मेम्ब्रेन को पंक्चर करेगा, फिर ओवम में जाकर के अंदर एंटर करने के बाद वो फीमेल न्यूक्लियस के फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, जिससे फ्यूचर में एम्ब्रियो बनना है ना। इस सेशन में बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें जब जो शुक्राणु था उसके साथ जीवद्रव नहीं होता, पर प्रोटोप्लाज्म ओवम में प्रोटोप्लाज्म में जीवद्रव होता है, एंड दैट्स व्हाई जो एम्ब्रियो बनता है उसकी बॉडी में जो भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है इट इज द फ्रॉम मदर। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटोप्लाज्म हमारे पास मौजूद है इट इज फ्रॉम द मदर, नॉट फ्रॉम द फादर, क्योंकि फ्रॉम फादर ओनली मेल न्यूक्लियस वाज रिसीव्ड, बट फ्रॉम मदर along with the female nucleus we also receive the protoplasm, and that's why this protoplasm also carries some of the genetic characters which will be discussed later on the case of in the genetics. So because of these genes which are present in the protoplasm of the ovum, the protoplasmic inheritance is indicated, and that is why every individual indicates more similarities with the mother than that of the father, because from father we only got the genetic material, but from mother we got the genetic material as well as the protoplasm. So the genes which were there in the protoplasm are also capable of representing certain characters in the body. तो मैच्योर ओवम में अगर देखें तो each mature ovum is consist of large cell which is secondary oocyte. Still the second meiotic division is awaited, then followed by the Wittlein membrane. In between Wittlein membrane and the ovum there is a fluid which is called as periwittlein fluid. Around the Wittlein membrane there is zona pellucida, and this zona pellucida is a gelatinous layer which is being secreted by the cells of the corona radiata or zona radiata, and this zona radiata and zona pellucida forms a protective covering around the mature ovum. This is all about the structure of the ovary and the ovum. Next time we will discuss next of the part.